यस बैंक में इन्वेस्टर्स का अब भविष्य क्या रहने वाला है? मीडिया ने, उसके सीईओ ने, उसके फाउंडर ने, तमाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने और इन्वेस्टर के एटीट्यूड ने एक ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया कि यस बैंक 2019 का सबसे ज्यादा वेल्थ इरोड करने वाला स्टॉक बन के सामने आया। इस तमाम सिचुएशन को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि यस बैंक में इन्वेस्टर्स के साथ क्या हुआ और अभी भी कुछ इन्वेस्टर्स हैं जो एक बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट के साथ जब भी स्टॉक मार्केट को देखते हैं तो यस बैंक को भूल पाना बहुत से सारे इन्वेस्टर्स के लिए मुश्किल हो गया है। अपनी जर्नी भी एक्सप्लेन करूंगा कि यस बैंक में मेरे पास कितना स्टेक था है और मेरी स्ट्रेटजी इस पे क्या है गोइंग फॉरवर्ड। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे यस बैंक के बारे में। दोस्तों सबसे पहले अगर यस बैंक का मैं आपको चार्ट दिखाऊं तो देखिए, मैक्सिमम चार्ट एक बहुत बड़ा हीप दिखाता है, एक बहुत बड़ा अपमूव दिखाता है 2018 अगस्त के आसपास तक, बट फिर वहाँ से एक बहुत बड़ा डाउनफॉल भी दिखाता है और जो डाउनफॉल है वो एक साल के अंदर अंदर हो गया और अब स्टॉक लगभग 10 साल पुराने भाव के आसपास हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चार्ट एक सेकंड के अंदर सीधा डाउनफॉल ना दिखाने लगे। चार्ट्स कभी भी एक साथ डाउनफॉल नहीं दिखाते बिकॉज हर कोई सही समय पे एग्जिट नहीं ले पाता और यस बैंक में भी हमने देखा कि जो लोग सही समय पे एग्जिट नहीं ले पाए वो सब किसी ना किसी तरीके से अपनी वेल्थ को खो बैठे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि क्या उन्होंने सही किया कि गलत। यस बैंक का इंसिडेंट शुरू हुआ जब इसके जो फाउंडर थे, जिनको सीईओ के पद पे भी बिठाया गया था, राणा कपूर, जब उन्होंने अपना इंटरेस्ट लूज किया बिजनेस में और सडनली सीईओ के पद से हट गए बोल के कि बुक्स मैच नहीं कर रही। एकदम से स्टॉक गिरा, नए सीईओ आते हैं, उनके आने पे बहुत अच्छी रैली देखने को मिली, 280-85 तक स्टॉक गया भी और सडनली रिजल्ट अनाउंस करता है यस बैंक और वहाँ पे हमें देखने को मिलती है अच्छी खासी प्रोविजनिंग। यस बैंक लॉस डिक्लेयर करता है, नेगेटिव में रिजल्ट अनाउंस होता है। उसके बाद से जो गिरावट का सिलसिला आया थमता हुआ नहीं दिखाई दिया। इस बीच यस बैंक एक मैच्योर लीडरशिप को भी मिस कर रहा था। बार बार सीईओ टीवी पे इंटरव्यू आके देते थे और बोलते थे कि हम फंड रेजिंग करने वाले हैं। तमाम इन्वेस्टर्स को भरोसा दिलाते थे कि यस बैंक का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, हमारे पास प्रोविजनिंग जो थी, मोस्ट ऑफ द प्रोविजनिंग हमने कर ली है और आने वाले टाइम पे बैंक अच्छा करेगा और हम फंड रेजिंग करने वाले हैं। लोगों ने फंड रेजिंग की बात पे विश्वास नहीं किया, बट बार बार न्यूज़ चैनल्स पे आके इंटरव्यू देना और बोलना कि फंड रेजिंग इज़ जस्ट राउंड द कॉर्नर। हमने ये भी देखा कि एक फंड रेजिंग होती हुई दिखाई भी दी हमें और वो भी लगभग 90 के लेवल के आसपास होती हुई दिखाई दी। उसके बाद भी ये इंटरव्यूज़ का सिलसिला नहीं थमा। यस बैंक की लीडरशिप की तरफ से इंटरव्यूज़ देना ख़त्म नहीं हुआ। इन्वेस्टर बार बार सोच रहा था कि लीडरशिप के ऊपर विश्वास करूं या फिर मैं एग्ज़िट कर जाऊं। काफ़ी लोगों ने विश्वास नहीं किया, एग्ज़िट कर गए, बट काफ़ी लोग थे जिन्होंने विश्वास किया और बने रहे। मैं भी उनके इंटरव्यूज़ को बहुत ध्यान से सुनता था और मुझे लगता है कि कॉर्पोरेट पे जो लीडरशिप होती है, जैसे हमारे कंट्री के जो टॉप लीडरशिप है, जो सेंट्रल की लीडरशिप है, अगर आप उन पे अपना विश्वास खो बैठेंगे तो फिर आप वही जैसे राइट्स वगैरह होते हैं उन सब का पार्टिसिपेशन आप करते हुए दिखाई देते हैं। तो उस मेंटेलिटी के लोग जो टॉप लीडरशिप पे विश्वास करने वालों में से हैं, उनने उनकी लीडरशिप की बातों को बहुत ध्यान से सुना भी, उस पर भरोसा भी किया और अपनी पोजीशंस को मेंटेन किया कि नहीं यार, बैंक कैसे डूब सकता है, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स कैसे डूब सकते हैं और इतना पुराना बैंक कैसे डूब सकता है। और सीईओ खुद आके बार बार बोल रहा है कि फंड रेजिंग हो रही है, सब कुछ ठीक होने वाला है। तो लोगों ने अपनी पोजीशंस मेंटेन की। मैंने भी हर पॉजिटिव चीज़ को कवर करने की कोशिश की। बीच बीच में 2-3 नेगेटिव चीज़ें भी आई, तब मैंने क्वेश्चंस भी उठाया कि इन्होंने बोला कुछ और था, हुआ कुछ और, पर बार बार आके पॉजिटिविटी को बैंक की लीडरशिप दिखा रही थी तो लोगों ने उनकी कॉर्पोरेट लीडरशिप पे भरोसा किया। एक और इंसिडेंस हुआ कुछ टाइम पहले जब IDFC फर्स्ट बैंक ने जुलाई अगस्त सितंबर के रिजल्ट अनाउंस किए थे। उसमें बोला था कि अब इसके बाद जो रिजल्ट आएगा पॉजिटिव में आएगा, प्रोविजनिंग हो चुकी है, वो भी उनके सीईओ ने आके बोला था। बट जैसे ही वो Q3 के रिजल्ट अनाउंस करते हैं, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसमें दोबारा प्रोविजनिंग दिखा देते हैं, नेगेटिव रिजल्ट दिखा देते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट कर रहा है किसी कंपनी में तो वो लीडरशिप तो देखता ही है कि लीडरशिप क्या कह रही है, किस तरीके की कमेंट्री है लीडरशिप की तरफ से। क्योंकि लीडरशिप जो होती है किसी भी कंपनी की, वो सबसे महत्वपूर्ण सोर्स होती है
किसी कंपनी में क्या चल रहा है, बट जब वही पब्लिक के सामने आके गलत इन्फॉर्मेशन रखने लगे, या फिर अगर वो सही इन्फॉर्मेशन रख रहे हैं बट वो फोरकास्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनकी कैलकुलेशन ही गलत है, तो ऐसी लीडरशिप के अनाउंसमेंट के बाद इन्वेस्टर की वेल्थ की कौन प्रोटेक्ट करेगा। और यही हुआ येस बैंक में। लोगों ने अपनी पोजीशंस मेंटेन की, सही समय पे एग्जिट नहीं किया, बिकॉज लीडरशिप बार बार आके बोल रही थी एवरीथिंग इज़ गुड, वी आर अबाउट टू डू फंड रेजिंग, लॉन्ग टर्म में एवरीथिंग विल बी फाइन। हम लोग भी उसको काफ़ी कवर कर रहे थे, मैं नहीं, तमाम मेरे जैसे लोग, काफ़ी सारे प्रिंट मीडिया में भी छप रहे थे, एज इट इज़ उनकी बात को हम बताते थे। बट फिर सडनली होता यह है, एक दिन गवर्नमेंट की इंटरवेंशन के बाद येस बैंक सडनली बोलता है कि अब वो कुछ दिनों के लिए अपने बैंक बंद करेगा और अपने सेविंग्स अकाउंट होल्डर हैं उनको आप पैसा नहीं निकाल सकते अकाउंट से। एकदम से ऐसा झटका लगता है और येस बैंक 6 रुपये तक के बॉटम बना के अब फिलहाल 25 रुपये पे हमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके के इवेंट्स जो होते हैं वो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं। और मैं जानता हूँ कि येस बैंक के इंसिडेंट्स के बाद काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने मार्केट को हमेशा के लिए एग्जिट कर दिया है। इसमें क्रेडिट रेटिंग्स का भी बहुत बड़ा हाथ है, इसमें तमाम उन लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है जिन्होंने येस बैंक को बहुत ज़्यादा शॉर्ट सेल किया। एक और रीज़न है कि येस बैंक फंड रेजिंग नहीं कर पाया, बिकॉज येस बैंक में जो शॉर्ट सेलिंग है, यानी कि इंट्राडे में सेल की पोजीशंस पहले लगाते हैं और बाय बाद में करते हैं, यानी कि जो एक्चुअल बेचने वाला है, अगर 1000 लोग एक्चुअल बेचने वाले हैं उस दिन, ये क्वांटिटी 10 लाख में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि लोगों के पास पोजीशन ना भी होते हुए सेल की जो क्वांटिटी है वो इतनी ज़्यादा होती है कि सीधा फ्री फॉल होता है स्टॉक में। इसको कंट्रोल किया गया, बट कंट्रोल तब किया गया जब SBI ने अपना स्टेक डाल दिया, तमाम प्राइवेट बैंक्स ने अपना स्टेक डाल दिया इसको दोबारा से खड़ा करने के लिए। शॉर्ट सेल्स को अलाउ नहीं किया गया, एक अपनी पोजीशंस को आपको मिनिमम 3 साल के लिए कैरी करना है, इस तरीके के रूल्स बने येस बैंक में। बट वो रूल्स सही समय पे नहीं आए, इसलिए बैंक को फ्री फॉल भी होते हुए हमने देखा। और क्योंकि बैंक अपने सही लेवल ऑफ स्टॉक प्राइस मेंटेन नहीं कर पाया, तो फंड रेजिंग में भी इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती हुई हमने देखी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने भी बार बार इसको, जब जब बैंक का स्टॉक स्ट्रेंथ गेन कर रहा था, इसको बार बार डाउनग्रेड किया, जिसने शॉर्ट सेल के साथ साथ एक हैमरिंग इफेक्ट का काम किया इसके स्टॉक को गिरने में। दोस्तों, अब दूसरा सवाल ये होता है कि जो इन्वेस्टर था उसने भी बहुत ओवर एस्पायर किया येस बैंक में। जो इन्वेस्टर थे उनको लग रहा था ये स्टॉक उनको अगले 3-4 महीनों के अंदर करोड़पति बना देगा, तो लोगों ने बोरो कर कर के पैसे येस बैंक में डाले। अपनी सेविंग्स को ही नहीं येस बैंक में डाला, बट बोरो करके भी पैसे डाले, एक्स्ट्रा एक्सपोजर लिया। अपने ब्रोकरेज हाउसेस होते हैं जिनका प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, अगर वो आपके कैपिटल के ऊपर अपना सिमिलर कैपिटल का एक्सपोजर दे रहा था तो उसको भी यूज़ कर करके लोगों ने इसमें पोजीशंस डाली हैं। वो एक्स्ट्रा एस्पिरेशन जो थी, जो बेसिक थंब रूल ऑफ इन्वेस्टमेंट है कि अपना पैसा ही डालें और लॉन्ग टर्म के लिए डालें, उसको वायलेट करते हुए इन्वेस्टर भी ओवर एग्रेसिव हो गया येस बैंक में। काफ़ी लोग मुझे वीडियो पे पूछते हैं, यूट्यूब पे पूछते हैं कि अब येस बैंक पे वीडियो नहीं डालते। अब येस बैंक पे वीडियो इसलिए नहीं डालते बिकॉज अब इतनी वॉलेटिलिटी इसमें नहीं है, अब वो इवेंट्स नहीं हो रहे, अब इसमें जो कहानी है वो स्टेबल है कि पैसा डल चुका है। अब इस बैंक को एक लंबा जर्नी कवर करनी है। SBI रेस्क्यू के लिए आ चुका है, तमाम बाकी बैंक रेस्क्यू के लिए आ चुके हैं। अब तो कोविड चैप्टर चल रहा है, सारा लॉकडाउन है, बट धीरे धीरे बैंक जब मोमेंटम गेन करेगा, अब इसकी जो चैप्टर है वो T20 वाला नहीं है। इट्स नॉट ए 1 ईयर 50 ओवर मैच, इट्स ए टेस्ट मैच। ये जितना लंबा जाएगा उतना इसके लिए अच्छा है। तो इन्वेस्टर, अगर आप शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी येस बैंक में काम नहीं आएगी कि आज पैसे लगाओ कल 35-40 पे बेचो, दैट विल नॉट हैपन, दैट वॉलेटिलिटी विल नॉट कम, बिकॉज अब थोड़े से मेच्योर लोग इसको ज़्यादा हैंडल कर रहे हैं, जो कि ज़्यादा इंटरव्यूज़ नहीं दे रहे, इसके अराउंड ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं बना रहे, ऑल दैट थिंग्स आर नॉट हैपनिंग। तो हम लोगों ने भी इसको कवर करना बंद कर दिया, बिकॉज अब ये उस टॉपिक का स्टॉक नहीं है कि आज पैसा लगाओ कल कम हो रहा है। और मैं हमेशा से अपनी वीडियोज़ में बोलता आया हूँ कि येस बैंक में एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर जो येस बैंक ने खड़ा किया है, और कॉर्पोरेट छोटे छोटे SMEs को ये जो लोन देते थे, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर पाना किसी भी बैंक के लिए बहुत आसान नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से येस बैंक में कोई कमी नहीं है। इसके साथ जो हुआ है, जो एक्सटर्नल फोर्सेस ने काम किया है इसके साथ, वो बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट और अनफॉर्चुनेट था। दोस्तों, आप लोग पूछते हैं कि क्या मेरा येस बैंक मैंने बेच दिया है। मेरी अभी भी होल्डिंग बरकरार है, मैंने नहीं बेचा है येस बैंक। भले ही वो 5 रुपये का गया था, उस दिन भी मैंने पैनिक नहीं लिया था। आई एम स्टिल इन्वेस्टेड। अपना राय बता रहा हूँ, मैं इसमें और एवरेजिंग करके अपनी क्वांटिटी थोड़ी सी इम्प्रूव करूँगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूँ आप क्वांटिटी इम्प्रूव करो, राइट, बिकॉज मैं क्वांटिटी इम्प्रूव करूँगा फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। आप शायद क्वांटिटी इम्प्रूव करो 6 महीने के लिए, बट क्या 6 महीने में येस बैंक इम्प्रूव हो जाने वाला है इसका स्टॉक प्राइस? आई डाउट दैट। सो आप किस पोजीशन में बैठे हो, इससे अच्छा आपके अलावा और कोई इस बात को नहीं बोल सकता।
मैं किस पोजीशन पे हूँ, क्या मैं इसमें और 10,000 शेयर खरीद सकता हूँ, दैट इज़ माई आउटलुक। आपका आउटलुक क्या है? मे बी आप कम शेयर खरीद सकते हो या फिर आप 6 महीने की होल्डिंग कैपेसिटी रखते हो। सो किसी के आउटलुक पे डिसीजन नहीं लेना चाहिए। वी विल डू आवर बेस्ट इन टर्म्स ऑफ लेटिंग यू नो कि इवेंट्स क्या हो रहे हैं येस बैंक के अराउंड और बाकी तमाम कंपनीज़ के अराउंड। इन्फॉर्मेशन को सही समझने की जो समझ है वो उन तमाम लोगों में होनी चाहिए जो दूसरों को सुन रहे हैं जब वो किसी चीज़ को बता रहा है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ। मेरी वीडियो आप 4-5 मिनट की नहीं होती, मिनिमम 10-12 मिनट की होती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की मैं कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों ये मेरी राय है येस बैंक के बारे में। एंटायर स्टोरी क्या हुआ, मेरी पोजीशंस क्या हैं, आगे क्या होगा येस बैंक के साथ, मैं क्या सोचता हूँ और फंडामेंटली इन्वेस्टर्स ने क्या चूक करी उसकी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है। तो दोस्तों इसी के साथ आई वाइंड अप द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।